नमस्ते। द यूपीएफसी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 44 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग पर। ये वो संस्था है जिसके एग्जाम के लिए लाखों लोग तैयारी करते हैं, तो जाहिर है इसके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, ये भारत की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और सबसे खास बात, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब इसे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट या सरकारी ऑर्डर से नहीं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल्स 315 से 323 तक सब कुछ दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स, फंक्शन, सब कुछ। राइट। तो आज हम खास तौर पर दो चीजों पर फोकस करेंगे, इसकी बनावट यानी कॉम्पोजिशन और इसके मेंबर्स को हटाने का प्रोसेस मतलब रिमूवल। हाँ बिल्कुल, कॉम्पोजिशन और रिमूवल। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्पोजिशन से। आखिर कौन लोग होते हैं इस कमीशन में, टीम कैसी होती है? देखिए, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और कुछ अन्य मेंबर्स होते हैं, और इन सभी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अच्छा, चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स। तो कुल मिला के कितने लोग होते हैं? मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नंबर फिक्स किया है, जैसे 5 होंगे, 10 होंगे या 11 होंगे? नहीं, यहीं पर एक दिलचस्प बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कमीशन की स्ट्रेंथ, मतलब सदस्यों की संख्या, वो तय नहीं की है। तय नहीं की है? जी नहीं, ये पूरी तरह से प्रेसिडेंट के विवेक, डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। वही तय करते हैं कि कमीशन में कितने सदस्य होंगे। अच्छा। आमतौर पर यह संख्या 9 से 11 के बीच रहती है, चेयरमैन को मिला के, लेकिन ये फिक्स नहीं है। जरूरत के हिसाब से प्रेसिडेंट इसे बदल सकते हैं। ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रेसिडेंट को। पर क्या इसका मतलब ये भी है कि सरकार चाहे तो कमीशन का साइज कम या ज्यादा कर सकती है इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू? इस डिस्क्रेशन पर कोई चेक है? देखिए, थियोरेटिकली तो हाँ, प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। लेकिन यूपीएससी जैसी संस्था की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए ये उम्मीद की जाती है कि ये फैसला प्रशासनिक जरूरतों, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के आधार पर लिया जाएगा, न कि पॉलिटिकल कारणों से। डायरेक्ट चेक तो नहीं है, पर पब्लिक स्क्रूटनी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का दबाव वो तो रहता ही है। ओके, तो मेंबर्स की संख्या प्रेसिडेंट तय करते हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्या इन मेंबर्स के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए? जैसे आईएएस बनने के लिए इतना टफ एग्जाम है, तो क्या कमीशन मेंबर बनने के लिए भी कोई खास डिग्री या एक्सपीरियंस चाहिए होता है? कि भाई, मेंबर बनने के लिए लॉ की डिग्री चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त जरूर है, वो ये कि कमीशन के कम से कम आधे, 1/2 मेंबर्स ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। 10 साल का सरकारी अनुभव, कम से कम आधे सदस्यों को? जी हाँ। हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। ये एग्जैक्ट फ्रेजिंग है। अच्छा, ये क्यों जरूरी समझा गया होगा, 10 साल का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस? इसका कारण सीधा है। यूपीएससी का मुख्य काम है सिविल सेवाओं के लिए भर्ती और पदोन्नति पर सलाह देना। तो ये जरूरी है कि कमीशन में ऐसे लोग हों जिन्हें सरकारी कामकाज की, एडमिनिस्ट्रेशन की पेचीदगियों की और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की जमीनी समझ हो। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। बिल्कुल, सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। ये 10 साल का अनुभव सुनिश्चित करता है कि कमीशन में प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम मौजूद हो। बाकी आधे सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे एजुकेशनिस्ट्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट वगैरह, जो डाइवर्सिटी लाते हैं। ये बात तो सही है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, खासकर जब आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को चुनने वाले हों। अच्छा, इनकी सर्विस कंडीशंस कौन तय करता है? मतलब सैलरी, टेन्योर, पर्क्स, ऑफिस फैसिलिटीज, ये सब भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है कि वो चेयरमैन और बाकी मेंबर्स की सेवा शर्तें, कंडीशंस ऑफ सर्विस निर्धारित करें। सब प्रेसिडेंट ही? हाँ, सिर्फ मेंबर्स ही नहीं, कमीशन के स्टाफ्स की संख्या और उनकी सर्विस कंडीशंस भी प्रेसिडेंट ही तय करते हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट रूल्स बनाकर ये तय कर सकते हैं। गॉट इट। तो प्रेसिडेंट का रोल काफी सेंट्रल है। अपॉइंटमेंट, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, सर्विस कंडीशंस सब प्रेसिडेंट के हाथ में। अब आते हैं कार्यकाल यानी टर्म ऑफ ऑफिस पर। कितना लंबा होता है इनका टेन्योर?
इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 6 साल या फिर जब तक उनकी उम्र 65 साल ना हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो, whichever is earlier। 6 years और 65 years of age, whichever is earlier। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई 62 साल की उम्र में मेंबर बनता है तो वो सिर्फ 3 साल ही काम कर पाएगा, पूरे 6 साल नहीं, क्योंकि 65 साल की उम्र पहले आ जाएगी। ओके। और अगर कोई मान लीजिए 58 साल की उम्र में मेंबर बनता है, तो वो पूरे 6 साल काम करेगा, यानी 64 की उम्र तक 65 वाला क्राइटेरिया हिट नहीं होगा। ये एज लिमिट एक तरह से सुनिश्चित करती है कि एक रीजनेबल एज के बाद रिटायरमेंट हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है। और अगर कोई बीच में छोड़ना चाहे तो मान लीजिए किसी मेंबर को लगता है कि बस अब और नहीं या कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, रिजाइन कैसे करते हैं? वो कभी भी अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को एड्रेस करके पद छोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, ये उनका अधिकार है। They can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the president. फेयर इनफ, फ्लेक्सिबिलिटी है। एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए चेयरमैन साहब छुट्टी पर हैं, बीमार हैं या किसी और वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहे, तो कमीशन का काम कैसे चलेगा? हेड के बिना तो मुश्किल होगी। बिल्कुल, इसके लिए भी व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि वो यूपीएससी के ही किसी सदस्य को एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त कर सकें। अच्छा, किसी मौजूदा मेंबर को ही? जी, 2 परिस्थितियां हैं जिनमें एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। ए, जब चेयरमैन का पद खाली हो, वेकेंट हो, मतलब रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ की वजह से। बी, या फिर जब चेयरमैन अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में असमर्थ हों, अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर फंक्शंस, जैसे लंबी बीमारी या विदेश यात्रा के कारण अनुपस्थित, मतलब एब्सेंट हो। अच्छा, तो इन 2 केसेस में एक्टिंग चेयरमैन आ सकते हैं। और ये कब तक काम करते हैं? परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है? नहीं, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। एक्टिंग चेयरमैन तब तक काम करते हैं जब तक, पहला, अगर पद वेकेंट हुआ था तो जब तक नए चेयरमैन नियुक्त होकर अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेते। दूसरा, अगर चेयरमैन एब्सेंट थे तो जब तक ओरिजिनल चेयरमैन वापस आकर अपनी ड्यूटी संभालने योग्य नहीं हो जाते। ओके। और हाँ, ये एक्टिंग चेयरमैन वाला प्रावधान बाय द वे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे बाद में 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के जरिए जोड़ा गया था। अच्छा, 1963 में ऐड हुआ ये। इंटरेस्टिंग। तो सिस्टम में जरूरत के हिसाब से बदलाव भी हुए हैं? जी बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से सिस्टम को इवॉल्व किया गया है। ओके, तो कॉम्पोजिशन वाला हिस्सा काफी हद तक क्लियर हो गया। चेयरमैन प्लस मेंबर्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट डिसाइड स्ट्रेंथ, आधे मेंबर्स को 10 साल का सरकारी एक्सपीरियंस चाहिए प्रैक्टिकल विजडम के लिए, प्रेसिडेंट सर्विस कंडीशंस तय करते हैं, टर्म है 6 साल या 65 साल, एज, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को, और एक्टिंग चेयरमैन का प्रोविजन भी है स्पेसिफिक सिचुएशंस में। एकदम सही रिकैप। ये स्ट्रक्चर यूपीएससी को अपना काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे पर, रिमूवल यानी पद से हटाना। यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसके मेंबर्स को हटाना आसान नहीं होना चाहिए, है ना? वरना वो दबाव में काम करेंगे। क्या चेयरमैन या मेंबर्स को उनके टर्म, मतलब 6 साल या 65 साल से पहले हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं, पर सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर और उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। They can also be removed before the expiry of their term by the president in the manner as provided in the constitution. ये manner provided की phrase है। प्रेसिडेंट की मनमानी नहीं चलेगी। तो क्या है वो ग्राउंड्स फॉर रिमूवल? किन परिस्थितियों में प्रेसिडेंट एक्शन ले सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स बताता है। इनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहली कैटेगरी में वो ग्राउंड्स हैं जहां प्रेसिडेंट कुछ हद तक अपनी सेटिस्फैक्शन पर सीधे एक्शन ले सकते हैं। ये है ओके। ए, अगर सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, मतलब इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने ऑफिस की ड्यूटीज के बाहर किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाए, मतलब कहीं और नौकरी नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, इसको मून लाइटिंग कह सकते हैं एक तरह से। फोकस यूपीएससी पर ही रखना है। राइट, नो मून लाइटिंग। तीसरा, अगर राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक दुर्बलता, मतलब इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य, अनफिट हों। ये तीसरा वाला पॉइंट, राष्ट्रपति की राय में, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं लगता? मतलब प्रेसिडेंट को लगे कि कोई मेंटली या फिजिकली फिट नहीं है तो हटा सकते हैं। क्या इसका मिसयूज नहीं हो सकता? मान लीजिए सरकार किसी मेंबर से खुश नहीं है तो? थियोरेटिकली हाँ, इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है
ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस। तो हाँ, पोटेंशियल फॉर मिसयूज हमेशा रहता है, लेकिन ये पावर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस के लिए है और उम्मीद की जाती है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल एविडेंस या क्लियर इनकैपेसिटी के आधार पर ही होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के मामले में आर्बिट्ररी एक्शन लेना मुश्किल होता है। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप रहता है, पर हाँ, ये उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है जितना अगला ग्राउंड है। अगला ग्राउंड वो क्या है? वो है मिसबिहेवियर यानी कदाचार। और मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर रिमूवल का प्रोसेस बिल्कुल अलग और ज्यादा रिगरस है। यहां प्रेसिडेंट सीधे एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, मिसबिहेवियर के मामले में क्या प्रोसेस है फिर? अगर किसी चेयरमैन या मेंबर पर मिसबिहेवियर का आरोप लगता है तो प्रेसिडेंट को वो मामला जांच इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है। द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। ये मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट को भेजना ही होगा। वाओ, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट चेक है प्रेसिडेंट की पावर पर। बिल्कुल, यही इस प्रोसेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो यूपीएससी की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करती है। सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करता है, वो आर्टिकल 145 के तहत बने रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करते हैं, मेंबर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है, एविडेंस एग्जामिन होता है, पूरी प्रॉपर जांच। जी हाँ, और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट पाता है कि मिसबिहेवियर का आरोप सही है और सदस्य को हटाने की सलाह एडवाइस प्रेसिडेंट को देता है, तो प्रेसिडेंट के लिए वो सलाह मानना बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। बाइंडिंग एडवाइस मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चलेगी। अगर एससी ने कहा हटाओ तो हटाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और अगर एससी ने कहा कि आरोप गलत है तो प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते। ये तो कमाल की सेफगार्ड है। इससे मेंबर्स बिना डरे निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं। उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि सरकार नाराज हुई तो मिसबिहेवियर का बहाना बनाकर हटा देगी। प्रिसाइसली, यही कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल प्रेशर से बचाने के लिए ऐसे मैकेनिज्म जरूरी हैं। एक और बात, जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये इंक्वायरी चल रही होती है, प्रेसिडेंट चाहे तो उस चेयरमैन या मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग इंक्वायरी? हाँ, हटा नहीं सकते, पर इंक्वायरी पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन का प्रोविजन भी है, पर ये मिसबिहेवियर शब्द अपने आप में थोड़ा वेग लग सकता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिफाइन करता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में मिसबिहेवियर का मतलब क्या है? जैसे ऑफिस देर से आना मिसबिहेवियर है या कुछ और? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इसे इस कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिफाई करता है ताकि एम्बिग्विटी ना रहे। मिसबिहेवियर का मतलब यहाँ मॉरल टर्पिट्यूड या इनएफिशिएंसी नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल इम्प्रोप्रिटी से जुड़ा है। अच्छा, फाइनेंशियल एंगल है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चेयरमैन या सदस्य को मिसबिहेवियर का दोषी माना जाएगा अगर ए, वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में कंसर्न्ड या इंटरेस्टेड हो। मतलब सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और मेंबर का उसमें कोई पर्सनल स्टेक है, सीधा या छुपा हुआ। बी, या फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के प्रॉफिट या उससे होने वाले किसी भी बेनिफिट में किसी भी तरह से हिस्सा लेता हो, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले फायदे में उसकी हिस्सेदारी हो। तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। अगर आप यूपीएससी जैसी हाई इंटेग्रिटी बॉडी के सदस्य हैं तो आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से पर्सनल फायदा नहीं उठा सकते। एग्जैक्टली। आपका काम पब्लिक इंटरेस्ट में फैसले लेना है, पर्सनल प्रॉफिट कमाना नहीं। पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करना ही मिसबिहेवियर है इस कॉन्टेक्स्ट में। सही बात है। इसमें क्लैरिफिकेशन भी है। अगर वो सदस्य किसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जैसे कोई रजिस्टर्ड कंपनी का मेंबर है और वो कंपनी कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो सिर्फ उस कंपनी का मेंबर होने के नाते और बाकी मेंबर्स के साथ कॉमन बेनिफिट पाने के नाते उसे मिसबिहेवियर का दोषी नहीं माना जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनली इन्वॉल्व है या कोई स्पेशल बेनिफिट ले रहा है, तब मामला अलग हो सकता है। ये डिस्टिंक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट्स कॉमन है। मेक सेंस। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी इज जनरली ओके, but active involvement or interest in a government contract involving yourself or your close relations would likely constitute misbehavior. Okay, तो removal process भी clear हो गया। Grounds हैं insolvency, paid employment outside office, infirmity of mind body, इनमें president सीधे हटा सकते हैं दो, infirmity has subjectivity, और सबसे important misbehavior, जी, जिसके लिए SC इंक्वायरी मैंडेटरी है और उसकी एडवाइस बाइंडिंग है। और मिसबिहेवियर मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। परफेक्ट।
ये स्ट्रिंजेंट रिमूवल प्रोसेस यूपीएससी की इंडिपेंडेंस का एक कॉर्नरस्टोन है। इट एंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो मेंबर्स को बिना डर या फेवर के काम करने की आज़ादी देता है। तो हमने देखा कि यूपीएससी का कॉम्पोजिशन और रिमूवल प्रोसेस कितने ध्यान से डिजाइन किया गया है। अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशंस प्रेसिडेंट तय करते हैं, एक्सपीरियंस का ध्यान रखा गया है, टेन्योर सिक्योर है और रिमूवल प्रोसेस खासकर मिसबिहेवियर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट में होता है। बिल्कुल ये सब मिलकर यूपीएससी को एक मजबूत और इंडिपेंडेंट संस्था बनाते हैं। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित किया कि देश के लिए सबसे काबिल और ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स चुनने वाली संस्था खुद पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्टेड रहे। ये चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत सोच समझ कर डाले गए हैं। सही कहा। ये सेफगार्ड्स दिखाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में यूपीएससी को कितनी अहमियत दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी के फंक्शंस क्या हैं और इसकी इंडिपेंडेंस को और कौन-कौन से फैक्टर सुनिश्चित करते हैं। Okay, now we will discuss independence of Union Public Service Commission. अच्छा, सोचिए जरा, ये यूपीएससी की आज़ादी, इसकी इंडिपेंडेंस, इतनी बड़ी बात क्यों है? क्यों इतना हल्ला मचता है जरा सी भी आँच आए तो? बात बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से। सरकारी नौकरियों में फेयरनेस बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, कोई सिफारिश ना चले। हाँ, बिल्कुल। मकसद है कि जो वाकई काबिल हैं, जिनमें मेरिट है, वो चुने जाएं। हाँ, ऐसा ना हो कि किसी मंत्री या बड़े अफसर का रिश्तेदार है तो बस भाई उसकी नौकरी पक्की। ये पूरे सिस्टम पर आम आदमी के भरोसे की बात है। सोचिए ना, अगर सिलेक्शन ही बायस्ड हो जाए तो फिर गवर्नेंस का क्या होगा? एग्जैक्टली। वो जो लाखों स्टूडेंट्स रात दिन एक करके तैयारी करते हैं, उनका क्या? उनका तो भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से। तो ये भरोसा बनाए रखने के लिए इंडिपेंडेंस जरूरी है। और ये कोई आज की बात नहीं है ना? ये तो शुरू से सोचा गया था। विधान बनाने वालों की आप कह सकते हैं दूरदृष्टि थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसे प्रोविजंस डाल दिए जो यूपीएससी की स्वतंत्रता, उसकी ऑटोनॉमी को एंश्योर करते हैं। ये कोई बाद में जोड़ी गई चीज नहीं, ये फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि देश को चलाने वाले अफसरों का चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट तरीके से हो। ओके। तो लेट्स अनपैक दिस इंडिपेंडेंस। पहला मुद्दा आता है हटाने की प्रक्रिया, यानी रिमूवल। क्या सरकार जब चाहे चेयरमैन या सदस्य को हटा सकती है अगर वो मान लीजिए उसके हिसाब से काम ना करें? यहीं पर पहला सेफगार्ड है। चेयरमैन या सदस्यों को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, और वो भी केवल उन्हीं ग्राउंड्स पर और उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अच्छा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को गुस्सा आया और फोन करके बोल दिया, भाई साहब कल से मत आना। ऐसा नहीं हो सकता। इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक तरह की ढाल हो गई। वो बिना डरे अपना काम कर सकते हैं कि भाई हमें कोई हटा नहीं सकता आसानी से। प्रिसाइसली, ये ढाल है पॉलिटिकल प्रेशर के खिलाफ। सोचिए, अगर सरकार अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स ना चुने जाने पर सदस्यों को आसानी से हटा पाती तो सिलेक्शन प्रोसेस का क्या मतलब रह जाता? सही बात है। फिर तो सदस्य हमेशा सरकार को खुश करने की ही कोशिश करते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच में अंपायर होता है। हाँ। अगर अंपायर को डर हो कि अगर उसने किसी पावरफुल टीम के खिलाफ फैसला दिया तो उसे हटा दिया जाएगा, तो क्या वो निष्पक्ष रह पाएगा? खेल तो मजाक बन जाएगा ना। बिल्कुल सही पॉइंट है। अच्छा, हटाने का डर तो कम हुआ, लेकिन क्या सरकार दूसरे तरीकों से दबाव नहीं डाल सकती? जैसे सैलरी कम कर देना या सुविधाएं छीन लेना। कई बार प्राइवेट नौकरियों में ऐसा सुनते हैं, परफॉर्मेंस इशू बताकर पर्क्स काट लेते हैं। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। यह है दूसरा पॉइंट, सेवा की शर्तें यानी कंडीशंस ऑफ सर्विस। चेयरमैन और सदस्यों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरी सर्विस कंडीशंस राष्ट्रपति तय करते हैं। लेकिन क्रूशियल बात यह है कि एक बार उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद इन शर्तों को उनके डिसएडवांटेज में यानी उनके नुकसान में नहीं बदला जा सकता। अपॉइंटमेंट के बाद आप उनकी सैलरी या पर्क्स कम नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि आप उनके फैसलों से नाखुश हैं। ओहो, एक बार जो टर्म्स तय हो गई वो कार्यकाल के दौरान नेगेटिव वे में नहीं बदलेंगी। इससे फाइनेंशियल प्रेशर का डर खत्म हो जाता है कि कहीं सरकार नाराज होकर पैसे न रोक ले। एग्जैक्टली। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करता है। अगर ये डर हो कि सरकार उनकी सैलरी रोक सकती है या कम कर सकती है, तो वो शायद इंडिपेंडेंट फैसले लेने से हिचकिचाएं। सोचिए ना, घर की ईएमआई जानी है, बच्चों की फीस जानी है,
पैसों की चिंता अच्छे के प्रिंसिपल्स डिगा सकती है ना? हाँ बिल्कुल। ये प्रोविजन उन्हें इस चिंता से मुक्त रखता है ताकि वो सिर्फ मेरिट पर फोकस कर सकें। ओके ओके। तीसरा पॉइंट भी पैसों से ही जुड़ा लगता है, खर्चे यानी एक्सपेंसेस। यूपीएससी का अपना स्टाफ होता है, ऑफिस होता है, परीक्षाएं करानी होती हैं, इन सब का खर्चा कहाँ से आता है? क्या ये सरकार के मतलब रहमो गरम पर है? नहीं, यहीं पर तीसरा सेफगार्ड है। यूपीएससी के सारे खर्चे मतलब चेयरमैन, सदस्य और स्टाफ की सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन्स और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होते हैं। चार्ज्ड? हाँ, चार्ज्ड होने का मतलब है कि इन खर्चों पर संसद में वोटिंग नहीं होती। ये नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, नॉन वोटेबल। मतलब जैसे सरकार की दूसरी योजनाओं के लिए बजट पर बहस होती है, वोटिंग होती है, वैसा यूपीएससी के खर्चों पर नहीं होता। ये तो बड़ी बात है। हाँ, संसद बजट पर बहस कर सकती है, लेकिन वो यूपीएससी का फंड सिर्फ इसलिए नहीं काट सकती कि वो सरकार के कामकाज से नाखुश है या उस पर दबाव बनाना चाहती है। ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को और पुख्ता करता है। ये ऐसा है जैसे घर में कुछ खर्चे बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जैसे बच्चों की स्कूल फीस या घर का किराया, जिन्हें आप आसानी से कम नहीं कर सकते, चाहे बाकी बजट कितना भी टाइट हो। ये यूपीएससी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ये तो काफी सॉलिड प्रोटेक्शन लगती है, फाइनेंशियली भी और टेन्योर के हिसाब से भी। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो मुझे हमेशा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। रिटायरमेंट के बाद क्या? चेयरमैन अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद क्या कर सकते हैं? क्या वो सरकार में कोई और पद ले सकते हैं, मतलब कोई और नौकरी? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्ट्रिक्शन है। यूपीएससी के चेयरमैन अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार नहीं कर सकता। कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं? हाँ, कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं। इसका मकसद है फ्यूचर में किसी अच्छी पोस्ट के लालच को खत्म करना। लेकिन इसमें वो AR किडवाई वाला मामला क्या था? वो तो यूपीएससी चेयरमैन थे, फिर बिहार के गवर्नर बने थे, मुझे याद आ रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही याद कर रहे हैं। वो एक लैंडमार्क केस है, AR किडवाई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1979। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि गवर्नर का पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, न कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा। ये एक बहुत बारीक लीगल डिस्टिंक्शन है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक तरह का मालिक नौकर जैसा रिश्ता, सरकार के मातहत काम करना, जबकि गवर्नर एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। वाह, ये तो लीगल डेफिनेशंस का खेल है। एम्प्लॉयमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस चलेगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई? चेयरमैन क्यों नहीं ले सकते कोई और सरकारी नौकरी? लॉजिक बिल्कुल साफ है, हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना। अगर चेयरमैन को ये उम्मीद हो कि रिटायरमेंट के बाद सरकार उन्हें कोई आकर्षक पद, मान लीजिए किसी कमीशन का हेड या कोई और असाइनमेंट दे सकती है, हाँ, होता ही है कई बार। तो क्या वो अपने कार्यकाल के दौरान पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएंगे? हो सकता है वो सरकार को खुश करने वाले फैसले लें। ये क्विड प्रो क्वो, इसके बदले वो की संभावना को खत्म करने के लिए है। सोचिए अगर कोई जज रिटायर होने वाला हो और उसे पता हो कि सरकार उसे रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ा ट्रिब्यूनल या पद दे सकती है, तो क्या उसके आखिरी फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा? ये उसी तरह के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए है। समझ गया। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। तो ये चेयरमैन के लिए था। अब पांचवा पॉइंट, जो सदस्य चेयरमैन नहीं है, उनके रिटायरमेंट के बाद क्या नियम है? क्या उन पर भी यही रोक है पूरी तरह से? उनके लिए थोड़ी छूट है, लेकिन सीमित। एक सदस्य जो चेयरमैन नहीं है अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। अच्छा। या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन वो भी केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद, मतलब इन चेयरमैन पदों के अलावा कोई दूसरी सरकारी नौकरी या असाइनमेंट नहीं ले सकता। तो सदस्य के लिए एक तरह से कैरियर प्रोग्रेशन का रास्ता खुला रखा है, यूपीएससी या SPSC का चेयरमैन बनना। मतलब उनकी एक्सपर्टीज काम आ सकती है। लेकिन बाकी सरकारी नौकरियों पर रोक है। इसके पीछे क्या सोच है? चेयरमैन और सदस्य में ये फर्क क्यों? इसके पीछे सोच है एक्सपर्टीज और इंडिपेंडेंस का बैलेंस बनाना। सदस्य के पास भर्ती प्रक्रिया का गहरा अनुभव और एक्सपर्टीज होती है। उसे यूपीएससी या SPSC का चेयरमैन बनने देना उस एक्सपर्टीज को सिस्टम में बनाए रखने का तरीका है। लेकिन उन्हें बाकी सरकारी नौकरियों से दूर रखकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो भी अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य के किसी पद के लालच में ना आए।
इसेंशियली कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए एक बहुत स्पेसिफिक लिमिटेड पोस्ट रिटायरमेंट करियर पाथ डिफाइन करता है जो उनकी एक्सपर्टीज को वैल्यू करता है लेकिन ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को रोकता है। और हाँ, एक और बात थी शायद, अगर कोई सदस्य चेयरमैन बनता है तो उसका कार्यकाल फिर से शुरू होता है, मतलब उसे पूरे 6 साल या 65 की उम्र तक का टेन्योर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सदस्य यूपीएससी का चेयरमैन बनता है तो उसका कार्यकाल चेयरमैन के तौर पर फिर से 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक गिना जाता है। ये उसे चेयरमैन के तौर पर काम करने का पूरा मौका देता है। ठीक है, ठीक है। अब स्वतंत्रता से जुड़ा छठा और आखिरी पॉइंट, रीअपॉइंटमेंट। क्या चेयरमैन या सदस्य को उसी पद पर दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? मतलब एक और टर्म मिल सकता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ कहता है कि चेयरमैन या सदस्य उसी पद पर दूसरे कार्यकाल सेकेंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। 1 person 1 term in that specific post। उसी पद पर नहीं? हाँ, उसी पद पर नहीं। हाँ, सदस्य चेयरमैन बन सकता है जैसा हमने देखा, लेकिन चेयरमैन फिर से चेयरमैन नहीं बन सकता और सदस्य फिर से सदस्य नहीं बन सकता। इसका क्या कारण है? क्यों नहीं मिल सकता दूसरा टर्म? मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए शायद। इसका कारण है किसी व्यक्ति को पद पर बहुत ज्यादा जमने इंट्रेंच्ड से रोकना। अगर बार बार रीअपॉइंटमेंट का ऑप्शन खुला हो तो व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के लिए या दोबारा नियुक्ति पाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस कर सकता है, बाहरी दबावों के आगे झुक सकता है या पद का दुरुपयोग कर सकता है। सही बात है। ये नियम इंश्योर करता है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट ना हो। साथ ही ये समय समय पर नए लोगों, नए विचारों, नए पर्सपेक्टिव्स को इंस्टीट्यूशन में आने का मौका देता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक और रेलेवेंट बनाए रखने के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर कॉलेज में वही प्रिंसिपल सालों साल, दशकों तक रहें तो शायद नए आइडियाज आने कम हो जाएं या बंद ही हो जाएं। हाँ, स्टैग्नेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये थे यूपीएससी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने वाले 6 मजबूत पिलर्स। जबरदस्त। अब बात करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी करती क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला और शायद सबसे फेमस काम, परीक्षाएं आयोजित करना, कंडक्टिंग एग्जाम्स। हाँ, ये यूपीएससी का सबसे विजिबल फंक्शन है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फिर सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी जैसे आईआरएस, आईआरटीएस वगैरह, और यूनियन टेरिटरीज के पब्लिक सर्विसेज के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना। हर साल लाखों युवा इन परीक्षाओं की तैयारी में अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं। हाँ यार, मतलब ये तो लाखों जिंदगियों से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, ये फंक्शन सीधे तौर पर देश के ह्यूमन रिसोर्स और लाखों परिवारों की एस्पिरेशंस से जुड़ा है। और ये सिर्फ एग्जाम लेना ही नहीं है, ये तो पूरी प्रोसेस है, राइट? मतलब फॉर्म भरने से लेकर फाइनल लिस्ट तक। बिल्कुल, ये सिर्फ ओएमआर शीट चेक करना या एस्से पढ़ना नहीं है। इसमें सिलेबस डिजाइन करना, एग्जाम पेपर सेट करना, देश भर में निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाना, आंसर शीट्स इवैल्यूएट करना, पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू लेना और फिर आखिर में मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट तैयार करना, ये सब शामिल है। बाप रे। ये पूरी सिलेक्शन मशीनरी है जो भारत की नौकरशाही, देश की ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी बनाती है। देश का प्रशासन कैसा चलेगा, ये काफी हद तक इसी प्रक्रिया से चुने गए लोगों की क्वालिटी पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। ओके, दूसरा फंक्शन है राज्यों की मदद करना, असिस्टिंग स्टेट्स। ये कैसे होता है? यूपीएससी राज्यों की मदद कैसे करता है? अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य रिक्वेस्ट करें तो यूपीएससी उनके लिए जॉइंट रिक्रूटमेंट की स्कीम बना सकता है और उसे ऑपरेट कर सकता है, खासकर ऐसे पदों के लिए जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। अच्छा, जॉइंट रिक्रूटमेंट जैसे? मान लीजिए कुछ राज्यों को मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स या क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट्स की जरूरत है, जो शायद हर राज्य में आसानी से ना मिले, तो वो यूपीएससी से कह सकते हैं कि आप हमारे लिए एक कॉमन एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस मैनेज कर दीजिए। तो इसमें यूपीएससी की एक्सपर्टीज का फायदा राज्यों को मिलता है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, सिस्टम है उसका। हाँ बिल्कुल, यूपीएससी के पास रिक्रूटमेंट का दशकों का अनुभव है, एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, क्रेडिबिलिटी है। राज्य इस एक्सपर्टीज और एफिशिएंसी का लाभ उठा सकते हैं, खासकर ऐसे नीश रोल्स के लिए जहां उन्हें खुद पूरी प्रक्रिया करने में दिक्कत आ सकती है या उतना कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। तीसरा फंक्शन भी राज्यों से जुड़ा है, सर्विंग स्टेट नीड्स। ये जॉइंट रिक्रूटमेंट से अलग कैसे?
इसमें अगर किसी एक राज्य का गवर्नर रिक्वेस्ट करे और प्रेसिडेंट अप्रूव कर दें तो यूपीएससी उस राज्य की किसी भी जरूरत के लिए भर्ती प्रक्रिया में मदद कर सकता है। ये जॉइंट नहीं बल्कि एक राज्य की स्पेसिफिक नीड के लिए है। अच्छा, मतलब कोई एक राज्य भी मदद मांग सकता है? हाँ, ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को दर्शाता है, जहां केंद्र की एक्सपर्ट बॉडी राज्यों की मदद के लिए उपलब्ध है अगर जरूरत हो। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे वाइड रेंजिंग फंक्शन पर, परामर्शदात्री भूमिका यानी कंसल्टेटिव रोल। यूपीएससी सिर्फ भर्ती नहीं करता, सरकार को सलाह भी देता है। किन किन मामलों पर सलाह देता है, ये जानना जरूरी है। हाँ, और इसका दायरा बहुत बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सरकार को इन मामलों पर यूपीएससी से कंसल्ट करना चाहिए। पहला, ए, सिविल सर्विसेज और पोस्ट्स पर भर्ती के तरीकों, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स से जुड़े सभी मामले, मतलब कैसे भर्ती होगी, क्या प्रोसेस होगा, सिलेबस क्या होगा वगैरह। दूसरा, बी, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस और एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांसफर्स के लिए क्या प्रिंसिपल्स अपनाए जाने चाहिए, और इन सब के लिए कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी पर सलाह। सोचिए, किसकी प्रमोशन होनी है, क्यों होनी है, किस आधार पर ट्रांसफर होना है, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर यूपीएससी की राय ली जाती है। ये बहुत क्रूशियल है फेयरनेस के लिए। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, सिविल सर्वेंट्स को इफेक्ट करने वाले सभी डिसिप्लिनरी मैटर्स पर सलाह। इसमें सस्पेंशन, डिसमिसल, रिडक्शन इन रैंक या कोई और पेनल्टी लगाने जैसे मामले शामिल हैं। अगर किसी अफसर पर करप्शन का या इनडिसिप्लिन का चार्ज है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर सरकार यूपीएससी से कंसल्ट करती है। इसमें कर्मचारी द्वारा दी गई पेटिशंस या मेमोरियल्स भी शामिल हैं। अच्छा, डिसिप्लिनरी एक्शन में भी सलाह। हाँ। चौथा, डी, अगर किसी सिविल सर्वेंट ने अपने ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हुए कोई काम किया और उस वजह से उस पर कोई लीगल केस हो गया, तो क्या सरकार को उसके कानूनी खर्चे रीइंबर्स करने चाहिए, इस दावे पर सलाह। पांचवा, ई, अगर कोई सिविल सर्वेंट ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है तो उसे पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, और कितनी मिलनी चाहिए, अवार्ड ऑफ पेंशन, इस पर सलाह। ठीक है। और छठा, एफ, और कोई भी अन्य मामला जो प्रेसिडेंट खास तौर पर यूपीएससी को सलाह के लिए भेजे। बाप रे, ये तो मतलब रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट और उसके बाद पेंशन तक, डिसिप्लिनरी एक्शन से लेकर लीगल कॉस्ट तक सब कुछ कवर करता है। ये तो एक सिविल सर्वेंट की पूरी सर्विस लाइफ को टच करता है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एंट्री पॉइंट पर गेटकीपिंग नहीं है, ये पूरी सर्विस लाइफ साइकिल में फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और मेरिट के प्रिंसिपल्स को बनाए रखने में मदद करने के लिए है। आप इसकी तुलना किसी बड़ी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के स्ट्रेटेजिक रोल से कर सकती हैं, जो सिर्फ हायरिंग ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रमोशंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, पॉलिसी मेकिंग सब देखता है। हाँ। या फिर जैसे कोई बड़ा पर्सनल डिसीजन लेने से पहले हम फैमिली एल्डर्स या ट्रस्टेड फ्रेंड्स से सलाह लेते हैं, यूपीएससी सरकार के लिए वो ट्रस्टेड एडवाइजर है पर्सनल मैटर्स में। लेकिन यहाँ एक बड़ा बट है ना? मैंने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एडवाइजरी रोल पर कुछ कहा है। क्या सरकार के लिए सलाह मानना कंपलसरी है, मतलब बाध्यकारी है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंसल्टेशन का प्रावधान है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं। डायरेक्टरी वर्सेस मैंडेटरी, जरा आसान शब्दों में बताइए इसका क्या मतलब हुआ? मैंडेटरी का मतलब होता है कि ये करना ही पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग है। अगर नहीं किया तो वो काम या फैसला अवैध, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्टरी का मतलब है कि ये करना चाहिए, ये एक गाइडलाइन है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन अगर सरकार ने कंसल्ट नहीं किया तो सिर्फ इस टेक्निकल ग्राउंड पर कि यूपीएससी से पूछा नहीं, प्रभावित कर्मचारी अदालत जाकर सरकार के फैसले को रद्द नहीं करवा सकता। तो मतलब सरकार चाहे तो यूपीएससी की सलाह को इग्नोर कर सकती है, बिना पूछे फैसला ले सकती है या पूछकर भी नहीं मान सकती। फिर इस सलाह का क्या मतलब रहा? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? टेक्निकली यस, सरकार इग्नोर कर सकती है या बिना पूछे भी एक्शन ले सकती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहली बात, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सलाह ना लेने या ना मानने की छूट का मतलब ये नहीं कि सरकार मनमाने ढंग से या आर्बिट्रेरीली या दुर्भावना से काम कर सकती है। अच्छा। सरकार को फिर भी फेयरनेस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। एक्शन शुड बी फेयर एंड जस्ट।
दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में है, जिस पर हम अभी आएंगे, एनुअल रिपोर्ट। तो लीगल बाइंडिंग ना होते हुए भी यूपीएससी की सलाह का वजन बहुत है। सरकारें आम तौर पर इसे रिजेक्ट करने से बचती हैं। ठीक है, ये एडवाइजरी रोल की सीमा समझ आई, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है सलाह ना लेना, पर फेयरनेस तो मेंटेन करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक और पॉइंट भी था शायद सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट को लेकर, कि लिस्ट में नाम आने का क्या मतलब है। हाँ, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट हो जाना ही किसी कैंडिडेट को उस पद पर नियुक्ति का ऑटोमेटिक राइट नहीं देता। सिलेक्शन इज अ रिकमेंडेशन, नॉट अ गारंटी ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब लिस्ट में नाम आ गया, टॉप कर लिया, फिर भी नौकरी पक्की नहीं? ये कैसे? ये तो बड़ा अजीब है। फाइनल अपॉइंटमेंट करने का अधिकार सरकार यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास है। यूपीएससी मेरिट के आधार पर सबसे सूटेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाकर रेकमेंड करता है। हाँ, सरकार को आमतौर पर इसी लिस्ट से अपॉइंटमेंट करनी होती है और वो मनमाने ढंग से किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को डिनाई नहीं कर सकती। यहाँ भी जरूरी है। लेकिन कुछ वैलिड रीजंस हो सकते हैं जहां सिलेक्शन के बाद भी अपॉइंटमेंट ना हो पाए, जैसे कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में फिट ना पाया जाए, या उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई सीरियस इशू निकल आए, या कोई और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो। पर सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें इसका चेहरा पसंद नहीं आया इसलिए अपॉइंट नहीं करेंगे। वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकता। ओके, गॉट इट। फेयरनेस इज द की, इवन इफ अपॉइंटमेंट इजंट ऑटोमेटिक। अब एक सवाल, क्या यूपीएससी के काम वक्त के साथ बढ़ या बदल सकते हैं? क्या इसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हो सकता है? मान लीजिए नई तरह की जॉब्स आएं, नई सर्विसेज बने। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। संसद कानून बनाकर यूपीएससी को यूनियन की सर्विसेज से जुड़े और काम सौंप सकती है। जो काम अभी नहीं है वो भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, संसद कानून द्वारा किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी जैसे कोई पीएसयू या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पर्सनल सिस्टम, भर्ती, प्रमोशन आदि को भी यूपीएससी के दायरे में ला सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है सिस्टम को। जैसे जैसे नई चैलेंजेस या ऑर्गेनाइजेशंस आएं, यूपीएससी की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। एग्जैक्टली, जैसे जैसे गवर्नेंस इवॉल्व होती है, मान लीजिए कल को कोई बिल्कुल नई तरह की रेगुलेटरी बॉडी बनती है, तो संसद तय कर सकती है कि उसमें भी भर्ती यूपीएससी के जरिए ही होगी, ताकि मेरिटोक्रेसी बनी रहे और फेयरनेस इंश्योर हो। और अंत में एक बहुत जरूरी फंक्शन है अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ, एनुअल रिपोर्ट। इसके बारे में बताइए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। यूपीएससी हर साल अपने काम का लेखा जोखा, अपनी परफॉर्मेंस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को सौंपता है। और फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट का क्या करते हैं? वो रिपोर्ट कहाँ जाती है? प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। और यहाँ आता है वो अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट जो एडवाइजरी रोल के संदर्भ में जरूरी है। हाँ, आपने मेंशन किया था। रिपोर्ट के साथ सरकार को एक ज्ञापन मेमोरेंडम भी रखना पड़ता है। इस मेमोरेंडम में सरकार को उन मामलों के बारे में बताना होता है जहां यूपीएससी ने कोई सलाह दी थी लेकिन सरकार ने उसे माना नहीं। अच्छा। और सिर्फ बताना ही नहीं, बल्कि सलाह न मानने के कारण रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस भी स्पष्ट रूप से बताने पड़ते हैं। तो भले ही कोर्ट में चैलेंज ना हो पाए, सरकार को पार्लियामेंट में यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, जनता के सामने जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने यूपीएससी के एक्सपर्ट सलाह क्यों नहीं मानी। प्रिसाइजली, ये ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। सरकार को पता होता है कि अगर वो यूपीएससी की सलाह को हल्के में लेगी या बिना ठोस कारण के रिजेक्ट करेगी तो उसे संसद में जवाब देना होगा, मीडिया में सवाल उठेंगे, पब्लिक स्क्रूटिनी होगी। ये डर ही अक्सर सरकारों को यूपीएससी की सलाह मानने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वो लीगली बाइंडिंग ना हो। इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। तो कुल मिलाकर यूपीएससी की स्वतंत्रता कई परतों में सुरक्षित है। हटाने का मुश्किल प्रोसेस, सर्विस कंडीशंस की सिक्योरिटी, नॉन वोटेबल एक्सपेंसेस, रिटायरमेंट के बाद सख्त नियम, रीअपॉइंटमेंट पर रोक, और इसके काम भी उतने ही व्यापक हैं। देश की टॉप जॉब्स के लिए एग्जाम लेने से लेकर राज्यों की मदद करने और सरकार को पर्सनल मैटर्स पर सलाह देने तक, और आखिर में पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबिलिटी। ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन संतुलन है, संवैधानिक सुरक्षा कवच, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ व्यापक जिम्मेदारियां और सलाहकार भूमिका की वो न्यूआंस, लीगली नॉन बाइंडिंग पर से बट पॉलिटिकली अकाउंटेबल।
ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने चेक्स एंड बैलेंसेस का कितना सोचा समझा और प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया है, जो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में काम करता है। कम से कम डिजाइन तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली बातचीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की लिमिटेशंस, मतलब कि उनकी सीमाओं पर बात करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यूपीएससी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी के दायरे में क्या चीजें नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लगता है कि पर्सनल से जुड़ा सब कुछ यूपीएससी ही दिखती होगी, तो कौन से मामले हैं जो इनके कामकाज के दायरे से, मतलब फंक्शनल जुरिस्डिक्शन से बाहर रखे गए हैं, जहां इनसे कंसल्टेशन जरूरी नहीं? हाँ, इसमें कई पॉइंट्स हैं और ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि ये एक्सेप्शंस क्यों हैं। ज्यादातर या तो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं या फिर दूसरी बॉडीज के स्पेसिफिक रोल्स की वजह से होता है। अच्छा, तो पहला पॉइंट जो है वो है रिजर्वेशंस को लेकर। मतलब जब किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के फेवर में अपॉइंटमेंट्स या पोस्ट्स का रिजर्वेशन करना हो, तो यूपीएससी से पूछना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली ये देखिए एक बड़ा पॉलिसी मैटर है, नीतिगत फैसला है। रिजर्वेशन का बेसिस क्या है? सोशल जस्टिस, है ना? उन वर्मी को आगे लाना जो पीछे रह गए हैं। तो कितना रिजर्वेशन देना है, किससे देना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये फैसले सरकार लेती है समाज की जरूरत और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को देखते हुए। हाँ, ये तो सरकार का डोमेन हुआ। बिल्कुल। अब यूपीएससी का कोर काम क्या है? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, फेयर तरीके से सबसे काबिल कैंडिडेट चुनना। राइट। अब रिजर्वेशन और मेरिट वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, पर उनके ऑब्जेक्टिव्स और इम्प्लीमेंटेशन के तरीके अलग हैं। रिजर्वेशन एक तरह का एफर्मेटिव एक्शन है। हाँ, तो ये जो पॉलिसी डिसीजन है कि रिजर्वेशन लागू करना है, इसमें यूपीएससी की सलाह अनिवार्य नहीं रखी गई। सरकार ये अपने लेवल पर तय करती है। ये बात तो समझ आती है। मतलब यूपीएससी का काम सिलेक्शन प्रोसेस चलाना है, ना कि सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिसी डिजाइन करना। परफेक्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्लेम्स। मतलब जब सर्विसेज और पोस्ट्स में अपॉइंटमेंट करते वक्त SC/ST के दावों को ध्यान में रखना होता है, तब भी यूपीएससी कंसल्टेशन नहीं होता। हाँ, ये भी उसी सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल से जुड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 335 है ना, वो कहता है कि SC/ST के क्लेम्स को एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बनाए रखते हुए ध्यान में रखना है। तो ये सिर्फ मेरिट का सवाल नहीं है, ये भी पक्का करने का सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इन कम्युनिटीज का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो। ओके। तो ये एक तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी का ही एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। सरकार जब SC/ST कैंडिडेट्स की नियुक्ति पर विचार करती है, तो उनके दावों को संविधान के इस निर्देश के तहत देखती है। ये फैसला भी सरकार का होता है और इसमें यूपीएससी की एडवाइजरी भूमिका नहीं है। मतलब सरकार को ऑटोनॉमी है कि वो इन क्लेम्स को डायरेक्टली कंसिडर करे। से ज्यादा के लिए नहीं है और उसे पब्लिक इंटरेस्ट में फौरन करना जरूरी है। इतना जरूरी कि यूपीएससी को रेफरेंस भेजने में अनड्यू डिले होगा तो कंसल्टेशन स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता? कन्वीनियंट तो है, पर जरूरत भी है। आप सोचिए ना, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मान लीजिए बाढ़ आ गई है, कोई और आपदा, और सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तुरंत कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए, बस 6 महीने के लिए। हाँ, ये तो हो सकता है। या फिर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट का हेड एकदम से लंबी छुट्टी पर चला गया या बीमार पड़ गया। अब उसकी जगह किसी को तुरंत ऑफिशिएटिंग चार्ज देना है जब तक परमानेंट अरेंजमेंट ना हो जाए। सही बात है। अब अगर आप पूरा यूपीएससी प्रोसेस फॉलो करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन, एग्जाम, इंटरव्यू, तो इसमें तो भाई कई महीने, साल भर भी लग सकता है। तब तक तो काम ही रुक जाएगा। एग्जैक्टली। पब्लिक इंटरेस्ट में काम रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए 1 साल से कम की टेम्पररी या ऑफिशिएटिंग नियुक्ति के लिए ये छूट दी गई है। लेकिन इसमें सेफगार्ड्स हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट और अनड्यू डिले वाले क्लॉज है ना, ये प्रूव करना होगा कि वाकई जरूरत थी और यूपीएससी को इन्वॉल्व करने से काम में बेवजह देरी होती। हाँ, ये बात सही है कि इसका मिसयूज हो सकता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि टेम्पररी के नाम पे बैकडोर एंट्री होती रहे। लेकिन सिस्टम में चेक्स तो हैं और ये परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ, ये पब्लिक इंटरेस्ट और अनड्यू डिले वाले शब्द क्रूशियल है, वरना तो हर कोई कह देगा कि बस फौरन जरूरत है। अच्छा, चौथा पॉइंट है ग्रुप सी और ग्रुप डी सेंट्रल सर्विसेज की ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स। ये भी यूपीएससी के दायरे से बाहर। ये क्यों? क्या ये कम इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट तो बहुत हैं। सरकार का ज्यादातर काम तो यही लोग करते हैं, लेकिन ये नंबर्स का मामला है और वर्कलोड मैनेजमेंट का। सोचिए जरा, ग्रुप सी में क्लर्क, असिस्टेंट्स और ग्रुप डी में MTS वगैरह, कितने लाखों कर्मचारी होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर यूपीएससी इन सब की भर्ती भी करने लगे तो वो अपने मेन फोकस यानी ग्रुप ए सर्विसेज जैसे IAS, IPS, IFS, IRS और ग्रुप बी सर्विसेज,
उन पर ध्यान ही नहीं दे पाएगी। ये तो ऐसा हो गया कि किसी टॉप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को क्लर्क की भर्ती का भी काम दे दिया जाए। हाँ, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार ने अलग स्पेशलाइज्ड बॉडीज बना रखी हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबीज हैं, बैंकों के लिए आईबीपीएस है। ये बेसिकली काम का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि यूपीएससी टॉप लेवल की भर्तियों पर कॉन्सेंट्रेट कर सके, जहां अनबायस सिलेक्शन और हाई मेरिट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। मेक सेंस। मतलब स्पेशलाइजेशन और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट है बोर्ड्स, कमीशंस, ट्रिब्यूनल्स वगैरह के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट्स, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन या कोई ट्रिब्यूनल जैसे कैट या एनजीटी। इनके टॉप पोस्ट पर नियुक्ति में यूपीएससी का रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पद अक्सर बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं चाहिए होती। हाँ, अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एग्जैक्टली। जैसे एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनने के लिए अक्सर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज होना जरूरी होता है। लॉ कमीशन में लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। फाइनेंस कमीशन में इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट्स चाहिए। एनजीटी में जुडिशियल और एनवायरमेंटल एक्सपर्टीज चाहिए। अनुभव वाले लोग चाहिए होते हैं। इनके सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग होती है। अक्सर सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज के जरिए होती है। ये नियुक्तियां सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट से बहुत अलग नेचर की होती हैं। इसमें यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड एग्जाम और इंटरव्यू का फॉर्मेट है वो फिट नहीं बैठता। हाँ, ये तो है। इन पदों के लिए क्वालिफिकेशंस ही बहुत अलग हैं। और आखिरी पॉइंट जो सोर्स में दिया है, विदेशों में भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स, यानी एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स वगैरह। ये भी यूपीएससी के दायरे से बाहर। पर आईएफएस ऑफिसर्स तो यूपीएससी से ही आते हैं। आईएफएस ऑफिसर्स यूपीएससी एग्जाम से ही सिलेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन किसी पर्टिकुलर देश में एम्बेसडर या हाई कमिश्नर किसे बनाना है, ये फैसला पूरी तरह सरकार का होता है। अच्छा। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक पद होते हैं। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पद नहीं है, ये विदेशों में भारत का चेहरा होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। सही बात है। तो कई बार सरकार अनुभवी आईएफएस अधिकारियों के अलावा नॉन करियर डिप्लोमेट्स को भी नियुक्त करती है। जैसे कोई बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट हो, कोई पूर्व राजनेता हो या किसी और फील्ड का एक्सपर्ट, जिसे उस खास देश के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सबसे सूटेबल समझा जाए। ये फैसला देश की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, उस देश के साथ रिश्तों की क्या सिचुएशन है और कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को देखकर लिया जाता है। इसमें यूपीएससी का कंसल्टेशन प्रोसेस लागू नहीं होता। सरकार को यहाँ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। ओके, तो ये सब वो स्पेसिफिक एरियाज हो गए जहां यूपीएससी कंसल्ट नहीं की जाती। लेकिन सोर्स एक और जनरल पावर की बात करता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो रेगुलेशंस बनाकर किसी भी पोस्ट, सर्विस या मामले को यूपीएससी के कंसल्टेशन के दायरे से बाहर रख सकते हैं। ये तो बहुत वाइड पावर लगती है। हाँ, संविधान का आर्टिकल 323 का जो प्रोविजो है वो ये शक्ति प्रेसिडेंट को देता है। ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि बदलती परिस्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से नियमों को एडजस्ट किया जा सके। जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल नई तरह से सर्विस बनानी पड़ी, जिसके लिए अलग तरह की भर्ती प्रक्रिया चाहिए, या कोई स्पेसिफिक पोस्ट है जिसके लिए कंसल्टेशन प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रेसिडेंट नियम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रूशियल चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, क्या है वो? प्रेसिडेंट जो भी ऐसे रेगुलेशंस बनाएंगे, उन्हें पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने कम से कम 14 दिनों के लिए रखना मैंडेटरी है। ओके। पार्लियामेंट उन रेगुलेशंस को देख सकती है, उन्हें मॉडिफाई कर सकती है या उन्हें पूरी तरह रद्द यानी रिपील भी कर सकती है। अच्छा, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल पार्लियामेंट के पास है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका अपनी मर्जी से कुछ भी यूपीएससी के दायरे से बाहर कर दे और किसी को पता ना चले। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है। ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बहुत जरूरी है, वरना तो पावर का मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल। और सोर्स बताता है कि इसी पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट ने यूपीएससी एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशंस 1958 बनाए हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है। हाँ, बिल्कुल। ये रेगुलेशंस ही वो डिटेल्ड लिस्ट हैं जो बताती हैं कि किन किन स्पेसिफिक पोस्ट, सिचुएशंस या कंडीशंस में यूपीएससी से सलाह लेना जरूरी नहीं है। जो हमने अभी ब्रॉड कैटेगरीज डिस्कस की, जैसे रिजर्वेशन, टेम्पररी पोस्ट्स, ये रेगुलेशंस उन्हें और ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल में डिफाइन करते हैं। और जैसे जैसे नई ज़रूरतें आती हैं, इन नियमों में संशोधन होता रहता है।
तो ये तो हो गई यूपीएससी की सीमाएं, उसके जुरिस्डिक्शन की लिमिटेशंस। अब आते हैं इसके रोल पर, इसकी भूमिका पर। संविधान इसे क्या मानता है? सोर्स में एक बड़ा दमदार फ्रेज है, वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। सुनने में ही लगता है कि कोई बहुत चौकस पहरेदार है। और ये फ्रेज यूपीएससी के कोर फंक्शन को बिल्कुल सटीक तरीके से कैप्चर करता है। वॉचडॉग मतलब पहरेदार, कुत्ता जो किसी चीज की रखवाली करता है। हाँ। यूपीएससी किस चीज की रखवाली करता है? मेरिट सिस्टम की। यानी ये पक्का करना कि भारत सरकार में खासकर ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और बी में जो भर्तियां हों वो पूरी तरह योग्यता यानी मेरिट, निष्पक्षता यानी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड हों। कोई भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कोई पक्षपात, फेवरेटिज्म, कोई सिफारिश, कोई करप्शन न चले। जैसे घर का वॉचमैन चोर चक्कों से बचाता है, वैसे ही यूपीएससी सरकारी नौकरियों के सिलेक्शन प्रोसेस को गलत इन्फ्लुएंस और करप्शन से बचाता है। इसका काम है ये देखना कि सिलेक्शन का लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जहां कैंडिडेट का बैकग्राउंड, जाति, धर्म, जेंडर नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत, उसकी मेरिट देखी जाए। तो मतलब इसका प्राइमरी फोकस रिक्रूटमेंट है, सही लोगों को सिस्टम में लाना। हाँ बिल्कुल। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम, कोर फंक्शन यही है। केंद्र सरकार के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करना, इंटरव्यू लेना और फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट सरकार को रिकमेंड करना, ये इसका मेन मैंडेट है। ओके। इसके अलावा ये प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स पर भी सलाह देती है, लेकिन तभी जब सरकार इससे सलाह मांगे, मतलब व्हेन कंसल्टेड। अच्छा, ये जरूरी है, व्हेन कंसल्टेड। हाँ, जैसे किसी अफसर के प्रमोशन के लिए उसकी सूटेबिलिटी को असेस करना, या अगर किसी अफसर पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन होनी है तो उस पर अपनी राय देना। ये भी इसके फंक्शंस हैं, पर रिक्रूटमेंट जितना सेंट्रल नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो यूपीएससी बिल्कुल नहीं करती, जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सोर्स में साफ लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड सर्विस कंडीशंस, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, ये सब यूपीएससी के काम नहीं है। तो फिर ये कौन करता है? ये तो बहुत क्रिटिकल फंक्शंस है। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। लोग सोचते हैं यूपीएससी ने सिलेक्ट कर लिया तो बाकी सब भी वही देखेगी, पर ऐसा नहीं है। ये सारे काम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देखता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन्स के तहत आता है। DOPT, ओके। इसे आप भारत सरकार का एक तरह से HR डिपार्टमेंट समझ लीजिए, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। अच्छा। यूपीएससी का काम है कैंडिडेट सिलेक्ट करके सरकार को दे देना, बस। एक बार कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया तो वो किस सर्विस में जाएगा, IAS, IPS, IRS वगैरह, ये क्लासिफिकेशन, उसकी सैलरी क्या होगी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, सर्विस रूल्स क्या होंगे, पे एंड सर्विस कंडीशंस, उसे कौन से राज्य का कैडर मिलेगा, कैडर मैनेजमेंट, उसकी ट्रेनिंग कहाँ और कैसे होगी, जैसे IAS की LBSNA मसूरी में, IPS की NPA हैदराबाद में, उसका प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, यह सब DOPT और संबंधित मंत्रालय जैसे होम मिनिस्ट्री IPS के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री IRS के लिए तय करते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। यूपीएससी सिर्फ एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, जबकि DOPT सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। एग्जैक्टली, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब सोर्स एक और बात कहता है जो थोड़ी चौंकाने वाली है, कि यूपीएससी की भूमिका लिमिटेड ही नहीं, बल्कि इसके रिकमेंडेशंस सिर्फ एडवाइजरी नेचर की हैं। मतलब सरकार मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है वॉचडॉग के लिए? हाँ, ये यूपीएससी के रोल का एक सबसे क्रिटिकल और डिबेटेड पहलू है। कॉन्स्टिट्यूशनली यूपीएससी एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार निकाय। वो सरकार को सलाह देती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट रेकमेंड करना हो या प्रमोशन या डिसिप्लिन पर सलाह हो। लेकिन टेक्निकली केंद्र सरकार यूपीएससी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है। सच में? मतलब वो रिजेक्ट कर सकते हैं? हाँ, सरकार चाहे तो यूपीएससी की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है। अब सवाल उठता है कि फिर वॉचडॉग कैसे हुआ? हाँ, वही तो। वॉचडॉग इसलिए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन यानी परंपरा बन गई है कि सरकार यूपीएससी की सलाह को बहुत सीरियसली लेती है और आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसे मान लेती है। अच्छा, कन्वेंशन है। हाँ, और अगर सरकार यूपीएससी की सलाह को रिजेक्ट करती है तो उसे पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ सकता है। जब यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश करती है ना, तो उसमें बताती है कि किन मामलों में उसकी सलाह नहीं मानी गई। तो पॉलिटिकली आसान नहीं होता। ओके, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है। हाँ, पॉलिटिकल और मॉरल प्रेशर है, लेकिन कानूनी तौर पर अंतिम फैसला सरकार का है। इट्स नॉट बाइंडिंग,
इसका मतलब ये है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार सबसे योग्य उम्मीदवार को नजरअंदाज कर सकती है, हालांकि राजनीतिक रूप से ऐसा करना मुश्किल होता है और उसकी जवाबदेही तय होती है। प्लस, जैसा हमने पहले देखा, सरकार रेगुलेशंस बनाकर यूपीएससी के एडवाइजरी फंक्शंस के स्कोप को कम या ज्यादा भी कर सकती है। ये तो बड़ा नुआंस्ड पॉइंट है। मतलब लीगल पावर नहीं, पर मॉरल और प्रोसीजरल अथॉरिटी बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशन का जिक्र है सोर्स में। 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के आने से यूपीएससी के रोल पर असर पड़ा है, खासकर डिसिप्लिनरी मैटर्स में। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक तरह का ओवरलैप या जुरिस्डिक्शन का इशू बन गया है। सीवीसी का मेन काम क्या है? करप्शन रोकना और सरकारी कामकाज में इंटेग्रिटी बनाए रखना। राइट। अब होता यह है कि जब किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, खासकर विजिलेंस या करप्शन के एंगल से जुड़ा मामला आता है, तो सरकार प्रोसीजर के तहत अक्सर यूपीएससी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और डिसिप्लिनरी मैटर्स में सलाह देती है, और सीवीसी, क्योंकि वो विजिलेंस मामलों की एक्सपर्ट बॉडी है, दोनों से सलाह लेती है। ओके, दोनों से? हाँ, अब प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों की सलाह अलग अलग हो, कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस। मान लीजिए यूपीएससी कहती है कि भाई सबूत काफी नहीं है, अफसर को बरी कर देना चाहिए, जबकि सीवीसी कहती है कि मामला सीरियस है और मेजर पेनल्टी लगनी चाहिए। अरे, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करती है? किसकी सलाह को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है? ये तो बड़ा डिलेमा हो जाता होगा। डिलेमा तो होता है। अब देखिए, टेक्निकली जैसा सोर्स इशारा करता है, यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315। इसे संविधान ने बनाया है और इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रोटेक्शंस दिए हैं। दूसरी तरफ सीवीसी शुरुआत में 1964 एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, हालांकि 2003 में उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, सीवीसी एक्ट 2003, यानी उसे संसद के कानून ने स्थापित किया। ओके, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक स्टैट्यूटरी। हाँ, फर्क यह है कि यूपीएससी सीधे संविधान से अपनी शक्ति और स्वतंत्रता पाती है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल है, जबकि सीवीसी को शक्ति संसद के बनाए कानून से मिली है, जिसे संसद बदल सकती है। इसलिए संवैधानिक दर्जे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी को ज्यादा मजबूत और परमानेंट माना जाता है। अच्छा, इस लिहाज से अगर दोनों की सलाह में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो संवैधानिक निकाय होने के नाते यूपीएससी की सलाह को सैद्धांतिक रूप से ज्यादा वजन, एक एज मिलना चाहिए। बट इन प्रैक्टिस ये डिपेंड करता है। सरकार केस के स्पेसिफिक्स, एविडेंस और परिस्थितियों को देखते हुए अंतिम निर्णय लेती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसकी सलाह हमेशा मानी जाएगी। मतलब केस टू केस बेसिस पर। हाँ, काफी हद तक। ये ओवरलैप दिखाता है कि कैसे करप्शन निरोध और फेयर रिक्रूटमेंट डिसिप्लिन के बीच कभी-कभी टेंशन हो सकता है और सरकार को एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ये पूरा डिस्कशन वाकई काफी गहरा था। यूपीएससी को हम सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी समझते हैं, पर उसकी सीमाएं, उसकी असली भूमिका और दूसरी इंस्टीट्यूशंस के साथ उसका जो ये डायनामिक रिलेशनशिप है, इसे समझना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। बिल्कुल, ये जानने से पता चलता है कि मेरिटोक्रेसी को बनाए रखने में क्या चैलेंजेस हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे काम करते हैं, और क्यों कुछ जिम्मेदारियां यूपीएससी को दी गई हैं और कुछ जानबूझकर उससे अलग रखी गई हैं। ये इंडियन स्टेट मशीनरी की एक ज्यादा रिच पिक्चर पेंट करता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर 44 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।